रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो है वो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का पीरियड पढ़ने जा रहे हैं, जो कि शायद अब तक का मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीरियड है। तो ये पीरियड जो है वो हम एक गो में नहीं पढ़ेंगे, बल्कि इसके डिफरेंट पार्ट्स हम अलग अलग पढ़ेंगे, क्योंकि ये बहुत ही एक्सटेंसिव किस्म का पीरियड है। इसमें बहुत सारी नए काम हो रहे थे। इसके अलावा इसमें बहुत से इंपॉर्टेंट लोग जो हैं, ड्रामेटिस्ट, पोइट्स, बहुत सी इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स आई हैं, तो हम इसको बाय पार्ट्स कवर करेंगे। तो ये पीरियड है रेनाइंसा। तो आज हम देखेंगे कि इसका मीनिंग क्या है, इसकी जीनियोलॉजी क्या है, कहाँ से ये आया था, ये मूवमेंट आई कहाँ से थी, और इसकी पॉलिटिकल फाउंडेशंस क्या हैं। पॉलिटिकल फाउंडेशंस पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम पॉलिटिकल जो भी बैकग्राउंड होता है उससे सीखते हैं कि उस दौर के जो लिटरेचर हैं या जो उस दौर के राइटर हैं वो क्या सोच रहे थे और वो किस कॉन्टेक्स्ट में लिख रहे थे। और ये कॉन्टेक्स्ट जो है वो हमेशा टेक्स्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आज हम बेसिकली इसकी पॉलिटिकल फाउंडेशंस पे ही बात करेंगे। ये अराउंड 1485 टू 1660 कंसिडर किया जाता है। अच्छा, एक फ्रेंच वर्ड है रेनायर, जिसका मतलब है रीबर्थ, दोबारा पैदा होना। उर्दू में एक वर्ड यूज़ होता है निशात सानिया। सानिया मतलब सेकंड और निशा मतलब बर्थ, ग्रोथ। तो उर्दू में भी ये एक कॉन्सेप्ट है कि जब भी कोई कौम जो है उसका डाउनफॉल होता है, तो उसके बाद उसके लिए एक रीबर्थ का टाइम भी आता है, जब वो बिल्कुल रॉक बॉटम से होकर दोबारा से उठती है। क्योंकि ईसाइयत जो है वो इस्लाम के आने के बाद ईस्ट में जो रोम की एम्पायर थी और ये सारा कुछ था वो ख़त्म हो गई थी, और उसको वेस्ट की तरफ धकेल दिया गया था अरबिक जो डायनेस्टीज़ हैं उन्होंने। लेकिन जब 1453 में फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल हुआ, तो वहाँ से ये समझा जाता है, यानी जिसे हम कुस्तुनतुनिया का सकूत कहते हैं, जो कि सेंटर था जो अरब और मुस्लिम वर्ल्ड की सुप्रीमेसी का। वहाँ का जब फॉल शुरू हुआ क्रूसेड्स के हाथों, जब ईसाई सलीबी जंगें हुई उनके हाथों, तो उसके बाद जो है वो चूँकि दौलत जो है वो शिफ्ट होना शुरू हुई वेस्ट की तरफ, तो जो ब्रिटिशर्स हैं और जो वेस्टर्न्स हैं उनका राइज़ होना शुरू हुआ। तो इसको जो एग्जैक्टली पिन पॉइंट किया जाता है वो पॉइंट किया जाता है 1453 से, क्योंकि यहाँ से जो रोम, वो सारे, इससे सिर्फ ये एक पॉलिटिकल फ़तह नहीं होती जब भी कोई सल्तनत किसी का डाउनफॉल आता है, तो बल्कि ये एक इंटेलेक्चुअल फ़तह भी होती है। क्योंकि ज़ाहिर है जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं, जो शायर हैं, जो साइंटिस्ट हैं, जो राइटर्स हैं, वो ग्रो फ्लरिश कहाँ कर सकते हैं, जहाँ पीस हो, जहाँ प्रॉस्पेरिटी हो। तो जब भी किसी सल्तनत का ज़वाल शुरू होता है तो वहाँ से ये लोग निकल जाते हैं और उन जगहों को की तलाश करते हैं जहाँ पे ये चीज़ें मौजूद हों। तो जब इंटेलेक्चुअल्स निकल जाते हैं, और तो इंटेलेक्चुअल्स ने भी वेस्ट की तरफ जाना शुरू कर दिया। जब वो फॉल हुआ तो जो नॉलेज है था ईस्टर्न, उसने भी वेस्ट की तरफ जाना शुरू किया, और यूं जो क्रिश्चियन किंगडम्स थी उनका एक रीबर्थ स्टार्ट हुआ। तो इसलिए इस दौर को रेनाइंसा कहते हैं। यूरोपियन सिविलाइजेशन में इसको रेनाइंसा को इसलिए भी समझा जाता है कि मिडिवल दौर उनका यूँ समझ लें कि जहालत का दौर या तारीकी का दौर था। और जब मिडिवल दौर से मॉडर्न एज जो आजकल आप उनका राइज देख रहे हैं, उसके दरमियान जो कनेक्शन था वो रेनाइंसा था। इसको मोस्टली अगर इंग्लैंड में देखा जाए तो ये हाउस ऑफ टिडोर जैसे सल्तनतें होती हैं, हमारी होती हैं, खिलजी सल्तनत है, तुगलक है, मुग़ल सल्तनत है, ऐसे हाउस ऑफ टिडोर जो है वो उसने 1485 में एक जंग जीती थी बॉसवर्थ फील्ड में। तो वहाँ से, उस पॉइंट से इसको स्टार्ट किया जाता है, और रेस्टोरेशन जब दोबारा से मना की आई थी 1660 में, वहाँ तक इसको कंसिडर किया जाता है। लेकिन जो इसका पीक दौर है उसको अगर आपने देखा, हम ड्रामा में पढ़े हैं एलिजाबेथन ड्रामा, उसको जो क्वीन एलिजाबेथ का दौर है, क्वीन एलिजाबेथ वन उनका दौर, जिन्होंने जो रेन है वो संभाला था 1558 में और उनकी डेथ हुई थी 1603 में, उन क्वीन एलिजाबेथ के दौर को पीक रेनाइंसा कहा जाता है। इसलिए आप देखेंगे कि रेनाइंसा के लिए बहुत सी जगहों पे एलिजाबेथन टाइम भी इस्तेमाल किया जाता है। बल्कि रेनाइंसा में जो पर्टिकुलर पीरियड है जिसमें क्वीन एलिजाबेथ ने राज किया था, उसको एलिजाबेथन दौर कहा जाता है, और वो रेनाइंसा की पीक है। इटालियन रेनाइंसा जो है वो अगर लिटरेचर में देखा जाए तो उसको कहाँ से करेक्टराइज़ किया जाता है, वो वहाँ से किया जाता है जहाँ उन्होंने क्लासिकल ग्रीक और रोमन आर्ट को रीडिस्कवर करना शुरू किया था, वहाँ की फ़िलासफ़ी को, वहाँ के ह्यूमनिज़्म को। और इसी तरह जो इंग्लिश रेनाइंसा है वो उसको किस चीज़ ने शेप किया है, उसको पॉलिटिक्स ने शेप किया है, उसको रिलीजन ने शेप किया, और सबसे अहम कंसोलिडेशन ऑफ नेशनल आइडेंटिटी। इससे पहले अगर आप देखें, एंग्लो सेक्सन में देखें, एंग्लो नॉर्मन में देखें, मैंने एज ऑफ चौसर में देखें, तो जो एक नेशनल आइडेंटिटी है इंग्लैंड में वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। एज ऑफ चौसर के एंड पे हम देखते हैं कि यूज़ ऑफ वर्नाकुलर लैंग्वेज बढ़ रही है, लोकल लैंग्वेज बढ़ रही है, और जब लैंग्वेज पे एम्फेसाइज आया है तो क्या हुआ है कि वहाँ से नेशनल सेंस ऑफ नेशनल आइडेंटिटी डेवलप होना शुरू हुई है। नेशनल आइडेंटिटी तभी डेवलप होगी जब नेशनल लैंग्वेज के साथ अटैचमेंट होगी। तो जब वो सेंस ऑफ नेशनल आइडेंटिटी डेवलप हुई तो वहाँ पे जो लोग इंग्लिश स्पीकिंग लोग थे उनकी कंसोलिडेशन, उनका इकट्ठा होना भी शुरू हुआ, क्योंकि ज़ाहिर है आप सेम लैंग्वेज बोलेंगे तो आप में सेम आइडेंटिटी, सेम शनाख्त आएगी।
इस लिटरेरी आउटपुट को समझने के लिए जो ड्रामा है शेक्सपियर मार्लो का, पोइट्री है स्पेंसर और सिडनी की, बेकन और हुकर के प्रॉज हैं, सबसे पहले आपको जो समझना चाहिए वो पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन है जिसने ये चीज़ जो है वो क्रिएट की थी। तो सबसे पहले जो हम देखेंगे वो देखेंगे पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन। रेनेसां का मतलब क्या है? रेनेसां फ्रेंच रेनायर से निकला है। रिबॉर्न स्टार्ट कहाँ से हुआ था? 1453 से। राइज इंग्लैंड में कब हुआ? 1485 से 1660 तक। लेकिन नॉर्मली 16वीं सदी जो पूरी है 1500 टू 1600, इसको हम रेनेसां कहते हैं। इसके की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे? एक तो क्लासिकल लर्निंग जो ग्रीक और रोमन की लर्निंग थी, और जो रिलीजियस अपहीवल थे। एक तो उस वक्त एक लड़ाइयाँ चल रही थी प्रोटेस्टेंट्स की, कैथोलिक्स की, और एक पॉलिटिकल सेंट्रलाइजेशन हो रही थी। उससे पहले क्या था कि छोटी छोटी रियासतें, छोटी छोटी ऑटोनॉमीज़ बनी हुई थी, लेकिन उससे क्या हुआ कि पॉलिटिकल सेंट्रलाइजेशन स्टार्ट हुई। एक किंग एक क्वीन के अंडर पूरा का पूरा जो ब्रिटिश एरिया है उसने सेंट्रलाइज होना शुरू हुआ। दूसरा इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है कि मिडीवल से जो अर्ली मॉडर्न इंग्लैंड है उसमें एक ट्रांजिशन शो करता है कि कैसे वो बिल्कुल बॉटम से आकर जो आजकल का या मॉडर्न एज का इंग्लैंड है तब तक राइज हुआ। ह्यूमनिस्ट एजुकेशन का राइज है। उसके बाद इंग्लिश रिफॉर्मेशन है, जो इंग्लिश लोगों ने रिफॉर्म्स शुरू किए थे खासतौर पर चर्च ऑफ इंग्लैंड के हवाले से, क्योंकि चर्च जो है जो रोम में चर्च था उसका बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड और इन्फ्लुएंस था इंग्लैंड पे, और इंग्लैंड को मोस्टली चर्च रूल करता था। जैसे कि अगर आप ईरान को देखें तो जो सुप्रीम लीडर का सिस्टम है कि जिसमें बेशक हुकूमत जो है वो हुकूमत के लोग चला रहे हैं, लेकिन जो उनका एक मजहबी सरबराह है वो उसका होल्ड है, उसकी इजाज़त के बगैर, उसकी मर्ज़ी के बगैर कोई हुक्म जो है वो पूरा नहीं किया जाता। तो इसी तरह चर्च का रोल था इंग्लैंड पे। तो उससे एक रिफॉर्मेशन शुरू हुई। उन्होंने कहा कि हम इसे रिफॉर्म करेंगे, उसे ठीक करेंगे। तो ये भी एक की कैरेक्टरिस्टिक्स है। वर्नैकुलर लिटरेचर बढ़ा। पहले फ्रेंच लैटिन ग्रीक को समझा जाता था सुप्रीम लैंग्वेजेस हैं, लेकिन जो लोकल लिटरेचर है इंग्लिश का उसने ब्लॉसम करना शुरू किया। और ट्यूडर स्टेट जो है वो इंग्लिश नेशनल आइडेंटिटी के साथ कंसोलिडेट हो गई। उससे पहले जो मोनार्क्स होते थे, अगर आपने एंग्लो नॉर्मेंडी में देखा हो जब फ्रेंच पीरियड आया था, तो मोनार्क्स जो है वो बीच में डिवाइड होते थे, यानी वो थोड़ा सा कोई इंग्लैंड का हिस्सा रूल करें, कोई थोड़ा सा फ्रांस का हिस्सा रूल करें। और यूरोप में मोनार्कीज जो है वो बटी हुई थी, लेकिन जो ट्यूडर हाउस ऑफ ट्यूडर था उसने पहली बार पूरे इंग्लैंड पर रूल किया था। तो हाउस ऑफ ट्यूडर जो है वो खालिस्तान इंग्लिश बादशाह थे, तो उसकी वजह से भी एक इंग्लिश नेशनल आइडेंटिटी जो है वो कंस्ट्रक्ट होना शुरू हुई। अगर हम जीनियोलॉजी को देखें कि ब्रिटिश रेनेसां की जीनियोलॉजी क्या क्या है, इसके इंटेलेक्चुअल एंड कल्चरल रूट्स कहाँ से आए हैं, कहाँ से कल्चर आया वो वाला जिसने इंग्लिश कल्चर को शेप किया, कहाँ से वो लिटरेचर आया जिसने लिटरेचर को शेप किया, तो उसमें एक तो इटालियन ह्यूमनिज्म है। पेट्रार्क के बारे में हम पढ़ चुके हैं, चौसर भी बहुत ज़्यादा एडमायर करते थे इनको। इन्होंने सोनेट जो है वो लिखना शुरू की थी और क्लासिक्स को रिवाइवल दिया था, जो ग्रीक और रोमन क्लासिक्स थे उनको, और उन्होंने रिकवर किया था ग्रीक टेक्स्ट को 1453 के बाद, और नेपोलियनिज्म इन्होंने स्टार्ट किया था, तो वहाँ से बहुत ज़्यादा स्टार्ट हुआ। उसके बाद नॉर्दर्न क्रिश्चियन ह्यूमनिज्म है। एरेस्मस जो है उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ग्रीक न्यू टेस्टमेंट जो कि बाइबल है, अगर आपने बाइबल वर्ड सुना हो तो ये दो हिस्सों में मुश्तमिल है। एक वो जिसे गॉस्पल्स कहते हैं या इंजील कहते हैं, और दूसरा वो जिसे तौरात कहते हैं जिसकी 5 बुक्स हैं। तो जो जब गॉस्पल्स आई तो जब इंजील आई तो ईसाइयों ने इसका नाम लिखा नया अहदनामा, यानी न्यू टेस्टमेंट, यानी हमारा अल्लाह ताला से एक नई शरीयत आई है, हमने अल्लाह ताला से एक नया अहद रिवाइव किया है, इसे न्यू टेस्टमेंट कहना शुरू किया। और उसी में चूँकि तौरात को मानते थे वो, तो उसी में तौरात ऐड हुई, और उन्होंने जो पुरानी तौरात की बुक्स थी जितनी भी, उनको नाम दे दिया ओल्ड टेस्टमेंट का। तो इससे पहले ग्रीक का न्यू टेस्टमेंट होता था, तो एरेस्मस ने वो लिखा, और इन प्रेज ऑफ फॉली भी उन्होंने किताब लिखी। इसी तरह थॉमस मोरे ने, जो कि एक बड़े मशहूर राइटर थे, उन्होंने यूटोपिया एक बुक लिखी जिसमें उन्होंने एजुकेशन और स्क्रिप्चर के थ्रू, यानी कि बाइबल के थ्रू उन्होंने रिफॉर्म लाने की बात की। तो ये चीज़ें, इन चीज़ों ने रेनेसां के लिटरेचर को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया। उसके बाद प्रिंटिंग प्रेस आया, जो कि बहुत ही अहम टर्निंग पॉइंट है। इसलिए विलियम कैक्सटन ने 1476 में, उससे क्या हुआ, पहले क्या होता था कि किताबें सिर्फ बादशाहों के पास होती थी, सिर्फ बादशाह ये अफोर्ड कर सकते थे कि वो राइटर्स को पे करें, सिर्फ बादशाह ये अफोर्ड कर सकते थे कि वो जो कीमती मटेरियल और जो किताबों को महफूज करने के लिए ज़रूरी सामान है वो अफोर्ड कर सकें। और किताब लिखना चूँकि हाथ से लिखी जाती थी तो एक बड़ा ही तकलीफ देह काम था, लंबा। उसको जो है वो अफोर्डेबिलिटी, लाइब्रेरीज सिर्फ बादशाह रख सकते थे। लेकिन जब प्रिंटिंग प्रेस आया तो एक आम जो है इसके बहुत सस्ता हो गया, बहुत आसान हो गया। तो आम पब्लिक के हाथ जो है वो क्लासिकल टेक्स्ट लगे, और रिफॉर्मेशन के पैम्फलेट्स लगे, और वर्नाकुलर लिटरेचर लगा। तो उससे क्या था कि लिटरेचर में एक बूम आया। इसी तरह नेटिव इंग्लिश ट्रेडिशंस हैं, मिडिवल जो इलिटरेटिव पोइट्रीज थी, मोरालिटी प्लेस थे, जो हिस्ट्री के क्रॉनिकल्स थे, उन सारों ने क्लासिकल मॉडल्स के साथ मिलकर एक नया ब्रिटिशर्स जो है लिटरेचर उसको इंट्रोड्यूस करवाया। अगर हम इसका पॉलिटिकल बैकग्राउंड देखें तो इंग्लिश रेनेसां जो है वो सिविल वार के शेडो में शुरू होता है। आपस में लड़ रहे थे, और उस जंग को कहते हैं वॉर ऑफ रोजेस। वॉर ऑफ रोजेस जो थी एक सीरीज़ ऑफ डायनास्टिक कॉन्फ्लिक्ट्स थी। हाउस ऑफ यॉर्क जो थे
वो भी बादशाही के लिए लड़े थे, उनको कहा जाता था वाइट रोजेज़, और हाउस ऑफ लैंकास्टर जो था उनको कहा जाता था रेड रोजेज़। इन्होंने एक लंबी लड़ाई लड़ी और उससे नोबिलिटी जो है वो काफ़ी थक गई और मोनार्की जो है वो डिस्टेबलाइज हुई। लेकिन 1485 में हेनरी सेवन्थ जो हैं उन्होंने जो है वो तख्त संभाला, और ये पहले ट्यूडोर मोनार्क थे जिन्होंने ये सारी लड़ाइयाँ ख़त्म कर दी, और उससे जो है वो एक डिसिसिव शिफ्ट आया और सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर आई। उन्होंने क्या किया कि सिस्टमेटिकली वीकन कर दिया जो कि ओवर माइटी नोबिलिटी थी, क्योंकि नोबिलिटी जो थी ना, जो नोबिलिटी मतलब ये नवाब और ये जो अमीर लोग थे और जो एरिस्टोक्रेट्स थे, उन्होंने क्या किया, और वो लड़ाइयाँ डलवाते थे, वो एक हाउस को सपोर्ट करते थे कि वो दूसरे हाउस के साथ लड़ें, दूसरे हाउस को। तो उसने क्या किया हेनरी सेवन्थ ने, हेनरी हफ्तम जिसको कहते हैं, कि उसने इकोनॉमिक कंट्रोल संभाले, उसने उनकी जो बेबहा दौलत थी उस पर कंट्रोल किया, और एक नई नोबिलिटी उससे क्या इंट्रोड्यूस हुई, क्योंकि सारा कुछ रॉयल कंट्रोल में आ गया, बादशाहत के कंट्रोल में आ गया, जो लोकल नोबल्स थे उनकी दौलत कम हुई, तो अब नोबिलिटी वही ज़िंदा रहता था, वही नवाब रहता था, वही अर्ल रहता था, वही ड्यूक रहता था जिसको बादशाह की सरपरस्ती हासिल होती थी। उससे क्या हुआ कि एक स्टेबिलिटी आई और एक पैटर्न, तो ज़ाहिर है बादशाह सेंट्रलाइज हो गया, इंग्लैंड सेंट्रलाइज हो गया, तो वहाँ से जो है वो लिटरेचर की पैटर्नाइजेशन शुरू हुई, पैटर्नेज शुरू हुई। अच्छा, एक नेशनल यूनिटी भी आ गई क्योंकि ज़ाहिर है एक बादशाह के अंदर सारे आ गए। अच्छा, इस पे मुझे इब्न इंशा का एक लतीफ़ा याद आता है। वो कहते हैं इंग्लैंड की हिस्ट्री लिखते हुए कि अंग्रेज़ों के पास बादशाह बहुत ज़्यादा थे, लेकिन नाम 2-4 ही थे। तो वो क्या करते थे, जैसे कि हेनरी है, एडवर्ड है, जॉर्ज है, एलिज़ाबेथ है, आप देखेंगे तो वो उसी के साथ अव्वल दोम सोम लगा के काम चला रहे थे। यानी अब ये जो हेनरी हफ्तम है, ये 7वां बादशाह है जिसका नाम हेनरी है। इसी तरह उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद आया हेनरी एट्थ, जिसको इंग्लिश रिफॉर्मेशन का दौर कहा जाता है। रिफॉर्मेशन का, रिफॉर्म का मतलब होता है इस्लाह करना, सॉरी, करेक्शन करना, किसी चीज़ को बेहतर करना। तो हेनरी हश्तम ने क्या किया, उन्होंने 1509 में दौर ताजपोशी हुई और 1547 में डेथ हुई, और ये बड़ा ही प्रोफाउंड किस्म की पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन थी, क्योंकि रोमन कैथोलिक चर्च जो कि वर्चुअली सारे के सारे इंग्लैंड के जो मजहबी मामला था उसको देखता था, उससे उसने ब्रेक ली, और वो जो एक डायनेस्टिक क्राइसिस शुरू हुआ ये था कि कैथरीन ऑफ अरागॉन जो कि एक फ्रेंच थी, शहजादी थी, उनकी शादी जो है वो हेनरी एट से हुई थी। ये सारा औरत का चक्कर है। तो अब हेनरी जो थे वो ईसाइयत में एक शादी जो है वो अलाउ है, जो ईसाइयत में, तो वो चर्च ने ये अलाउ की थी। ईसाइयत जो बेसिक ईसाइयत है उसमें एक शादी की रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन जो चर्च है उसने पाबंदी लगा दी थी कि शादी सिर्फ एक ही हो सकती है। अब शादी सिर्फ एक ही हो सकती में ये होता था कि वो वही बीवियाँ रहती थी, तो अब बादशाह को कोई और औरत पसंद आ गई और अब वो उससे शादी करना चाहते थे। उससे शादी करने के लिए क्या ज़रूरी था कि कैथरीन ऑफ अरागॉन से जो उनकी शादी थी उसकी की डिवोर्स हो जाती। अब चर्च जो है वो डिवोर्स भी अलाउ नहीं करता। तो अब हेनरी हश्तम ने जब ये देखा, हेनरी एट ने, कि मैं किंग हूँ, मेरे पास एक पावर है, मैं इंग्लैंड जो सबसे पावरफुल क्रिश्चियन कंट्री है उसका किंग हूँ, तो मैं क्यों पोप का मोहताज रहूँ जो कि रोम में बैठा हुआ है, और मैं क्यों ना अपना फ़ैसला खुद करूँ, क्योंकि पोप ने इनकार कर दिया था कि ये मैरिज जो है नल नहीं हो सकती। तो हेनरी ने क्या किया कि 1534 में एक्ट ऑफ सुप्रीमेसी लेके आए, और उसमें उन्होंने कहा कि जो इंग्लिश मोनार्क है वही सुप्रीम हेड है ऑफ द चर्च ऑफ इंग्लैंड का। जो रोमन कैथोलिक चर्च है सिर्फ हमारा कोई ताल्लुक नहीं, हमारा इंग्लैंड का अपना एक चर्च है, और इसका सुप्रीम हेड जो है वो बादशाह है। ये जो बादशाह नाइब खुदा का ज़मीन पर नाइब वाला कॉन्सेप्ट है, ये मोस्टली वहीं से आया। तो इससे क्या हुआ कि जो एक इमेंस किस्म की पावर थी वो पेपेसी से, यानी पोप से, क्राउन की तरफ आ गई। उन्होंने दूसरा एक्ट क्या किया कि जो मदरसे टाइप थे जहाँ पे पोप का इन्फ्लुएंस था, मोनेस्ट्रीज जिनको खानकाही कहते हैं, तो और उसमें फ्रीयर्स होते थे, मॉन्क्स होते थे, उसको हेनरी ने डिसॉल्व कर दिया, क्योंकि जाहिर है वो जो हैं, अगर यहाँ पर हम या अगर आप अफ़गानिस्तान में देखें कि अगर जो गवर्नमेंट है, जो मजहबी गवर्नमेंट है, उसको चैलेंज करना हो हमारे खैबर पख्तूनख्वा में, तो पहला जो एक्शन क्या किया जाएगा, वो क्या किया जाएगा कि वो वहाँ पे जो मदरसे जो कि आइडियोलॉजिकली अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट से एसोसिएटेड हैं, उस पर क्रैकडाउन स्टार्ट होगा। तो हेनरी ने भी यही किया। हेनरी ने सबसे पहले मोनास्टिक इंस्टीट्यूशन पे जो है उनको डिसॉल्व करना शुरू कर दिया। उनको जो वक्फ की बड़ी बड़ी ज़मीनें और जायदादें मिली हुई थी उनको सीज़ करना शुरू किया। उससे न सिर्फ क्राउन अमीर होना शुरू हो गया और उसके सपोर्टर्स भी अमीर हुए, बल्कि वो जो सेंचुरीज ओल्ड सेंटर्स ऑफ लर्निंग, चैरिटी और लोकल पावर थे वो भी ख़त्म होना शुरू हो गए। पोलिटिकल इम्प्लीकेशंस क्या थी कि जो रिफॉर्मेशन है उसने मोनार्क को सुप्रीम अथॉरिटी बना दिया, स्पिरिचुअल लिहाज से भी और टेम्पोरल लिहाज से भी। उससे एक नई जेंट्री आई जो कि जिसके पास मोनास्टिक लैंड्स थी, जो कि ट्यूडोर रिजीम के लॉयल सपोर्टर्स थे, क्योंकि अब लोगों को पता चल गया कि ज़िंदा रहना है, अमीर रहना है, तो ट्यूडोर्स के साथ बना के रखनी पड़ेगी। और उससे एक वोलेटाइल किस्म की रिलीजियस फॉल्ट लाइन्स भी आई। अब जो कैथोलिक रोम्स वाले हैं वो कैथोलिक चर्च थे, ये आपने याद रखना है। रोम्स वाले कैथोलिक्स थे। कैथोलिक्स ऐसे ही हैं जैसे हमारे यहाँ
पुराना मज़हब है जिसमें रसूम, रिवाज, रिचुअल्स, महफ़िल इस तरह की चीज़ों पे फ़ोकस किया जाता है। जबकि प्रोटेस्टेंट्स जो हैं वो उनकी इलैबोरेट रिचुअल के प्रोटेस्ट में आए थे। उन्होंने कहा था कि दीन को सादा होना चाहिए, बिल्कुल सादा, प्योरली। जैसे कि मैं नाम नहीं लेना चाहती, हमारी तरफ भी 2 बेसिकली फ़िरके हैं जिसमें से एक जो है वो पुरानी रसूम रवायात का कायल है और दूसरा जो है वो कहते हैं कि नहीं, दीन जो है जो वो सिर्फ़ कुरान है। इसी तरह प्रोटेस्टेंट जो हैं वो सादगी को, जिन्हें एंजेलिकन्स भी कहते हैं, बिल्कुल सादगी को परफ़ॉर्म करते थे। उनका सारी बिदअतें जो हैं ये ख़त्म होनी चाहिए। और उससे क्या हुआ कि रेडिकल प्यूरिटन्स आए जो खालिस है। प्यूरिटन का मतलब खालिस मज़हब। तो वहाँ से इनकलाबी किस्म के, रेडिकल किस्म के प्यूरिटन्स इमर्ज हुए। और ये बाद में ये जो कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट की लड़ाई है, जो कि कैथोलिक चर्च से डिसॉल्व कर दिया था हेनरी हशतम ने और प्रोटेस्टेंट्स आ गए थे, तो उससे एक फ़िरका वाराना लड़ाई जो है वो बड़ी शदीद स्टार्ट हुई, जो कि बाद में बहुत ज़्यादा जो है वो इफ़ेक्ट करती है जो इंग्लैंड की पॉलिटिकल सिचुएशन है उसको। उसके बाद आई जी मिड ट्यूडर क्राइसिस आया। मिड ट्यूडर क्राइसिस में क्या आया कि जो रेन ऑफ एडवर्ड सिक्स हैं वो थे प्रोटेस्टेंट थे, ठीक है। अब ये एक इंस्टेबिलिटी और रिलीजियस टर्मोइल कहा जाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा मजहबी फसादात हुए, बहुत ज़्यादा शदीद किस्म के, क्योंकि एडवर्ड सिक्स जो हैं, वही बात, एडवर्ड शशम वो प्रोटेस्टेंट थे। उन्होंने अपने दौर में प्रोटेस्टेंट्स को सपोर्ट किया और उसके फ़ौरन बाद क्या आई मैरी वन जो कि कैथलिक थी, जिस जब उन्होंने कैथलिक को सपोर्ट करना शुरू किया तो जैसे वो शिया सुन्नी फसाद टाइप जो है वो स्टार्ट हो गया। एडवर्ड सिक्स के रेन में क्या हुआ कि रेडिकल प्रोटेस्टेंट रिफॉर्म्स आई, जो प्रोटेस्टेंट्स की हुकूमत आई। तो पहले तो कैथलिक्स थे। हेनरी हशतम का जो मेन मसला था रिफॉर्मेशन का वो सिर्फ अपना ज़ाती मफाद था, क्योंकि उसने रोज़ शादियाँ करनी होती थी, रोज़ अपनी मजहबी मुखालफिन को मरवाना होता था। तो उसके लिए पोप से इजाज़त लेनी पड़ती थी और पोप की ज़ाहिर अपनी अथॉरिटी थी। तो उसने क्या किया कि उसने जो किंग था उसको हेड ऑफ चर्च जो है वो कर दिया अनाउंस। लेकिन उसके बाद जो आया वो आया मजहबी शिदत पसंदी का दौर। किंग जो है वो हेड ऑफ चर्च है, अब उसका जो दिल आएगा वो करेगा। तो जब किंग प्रोटेस्टेंट आया तो उसने क्या किया कि उसने फर्स्ट बुक निकाली ऑफ कॉमन प्रेयर, जिसमें इंग्लिश जो है वो लैंग्वेज ऑफ वर्शिप होती थी। उससे पहले जो लैंग्वेज ऑफ वर्शिप होती थी वो लैटिन होती थी, क्योंकि वो सिर्फ चर्च वाले होते थे। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि दीन को सादा करना चाहिए। ये खामखा जो कैथलिक्स हैं उन्होंने मजहबी रसूमात और इबादत के नाम पर पता नहीं क्या खिचड़ी पकाई हुई है, तो हम सादा करेंगे और बिल्कुल प्योरिटन्स और खालिस और ये और वो कर देंगे। अब उसके बाद आई मैरी वन जो एक खातून थी, उनकी रेन आया। तो उन्होंने क्या किया कि जो रिफॉर्मेशन के जितने भी, वो ज़ाहिर कैथलिक थे और कैथलिक जो है कहाँ से अटैच थे, वो रोम के चर्च से अटैच। तो उन्होंने सारी रिफॉर्मेशन जो है वो ख़त्म करने की कोशिश की, सारा उन्होंने कहा कि कैथलिसिज्म आना चाहिए। और उसमें क्या किया कि इस खातून को ब्लडी मैरी भी कहते हैं, यानी खूनी मैरी, क्योंकि इसने इतना खून बनाया था कि इसने 300 प्रोटेस्टेंट्स को जला दिया था। तकरीबन 300 प्रोटेस्टेंट को सज़ाओं में जलाया था, क्योंकि चर्च के हाँ जो इन्फिडल्स हैं उनकी सज़ा जो है जला दिया जाना है। तो इन्हें 300 प्रोटेस्टेंट को जला दिया था। इससे एक पीरियड ऑफ इंसिस्टेंट किस्म का स्टार्ट हो गया, जिसमें इंस्टेबिलिटी का, जिसमें इंग्लिश एग्जाइल्स हुए। जो कैथलिक्स हैं वो, जो प्रोटेस्टेंट्स हैं वो भाग भाग के जिनेवा में, ज़्यूरिख में हुए और वहाँ से उन्होंने रेडिकल कैल्विनिस्ट आइडियाज़ जो हैं वो ऑब्जॉर्व किया। जब वो वापस आए तो वो अपने साथ एक शदीद किस्म का प्रोटेस्टेंटिज्म लेके आए, जिसने बाद में एलिज़ाबेथन कल्चर और लिटरेचर को बहुत ज़्यादा शेप किया। वो वहाँ से शदीद मजबूत लेके आए और जो प्रोटेस्टेंट्स हैं वो इस ब्लडी मैरी के रेजिस्टेंस में ज़्यादा मजबूत हो। अब आया एलिज़ाबेथन एज, जिसको गोल्डन एज भी कहते हैं, जो कि एलिज़ाबेथ अव्वल का दौर है, जिन्होंने 1558 में मैरी वन के बाद संभाला और 1603 में डेथ हुई। और ये जो है इससे पॉलिटिकल और रिलीजियस स्टेबिलिटी आई, क्योंकि एलिज़ाबेथ ने एक एलिज़ाबेथन रिलीजियस सेटलमेंट की 1559 में, जिसको कहा जाता है विया मीडिया, यानी कि दरमियाना रास्ता, जिसने कैथोलिसिज्म और रेडिकल प्रोटेस्टेंटिज्म के आपस में सुलह करवाई। और उन्होंने कहा कि हम एक दरमियाना रास्ता निकालेंगे जिसमें ना तो बिल्कुल ही कैथलिक्स की मानी जाएगी और ना ही बिल्कुल ही प्रोटेस्टेंट्स की मानी जाएगी। अब सबसे पहले क्या हुआ कि कल्ट ऑफ ग्लोरियाना स्टार्ट हुआ, यानी बादशाहत का कल्ट, जिसमें एलिज़ाबेथ ने क्या किया कि एलिज़ाबेथ ने अपना एक इमेज बनाया कि वो वर्जिन क्वीन है। वर्जिन क्वीन का मतलब कंवारी क्वीन, यानी एलिज़ाबेथ ने शादी नहीं की। तो एलिज़ाबेथ ने कहा कि मैं अपनी किंगडम से ही मेरी शादी हो गई है, और उसको एक प्रोटेस्टेंट चैम्पियन समझा जाता है। एस्ट्रिया और डिबोरा जो हैं वो बाइबल की नबी हैं, खातून जो हैं अम्बिया हैं। बाइबल में 2 ख़वातीन का ज़िक्र है, बल्कि और भी ख़वातीन का ज़िक्र है जो इनके बारे में कहा जाता है कि वो नबी थी। तो उन्होंने क्या किया कि मैं एक प्रोटेस्टेंट हूँ और मैं तो डिबोरा और एस्ट्रिया की तरह मैं अल्लाह ताला की तरफ से आई हुई हूँ, और मैं जो हूँ, मेरी जो शादी है वो इंग्लैंड से हो गई है, और उसकी वजह से मेरी जो मेरा मजहबी अकीदत है या जो मेरी ज़ाती अकीदत है वो कि इंग्लैंड के साथ है, और उससे वो एक सिंबल ऑफ नेशनल यूनिटी बन गई और उससे एक कल्ट ऑफ ग्लोरियाना बन गया। दूसरी चीज़ जो कि एक यूनिटी लेके आती है वो क्या होती है, बैरूनी ख़तरा। आपने भी 9 मई को देखा, हमारे इतने ज़्यादा इख्तलाफात थे, लेकिन जैसे ही बाहर से अटैक शुरू हुआ तो हमारी पूरी कौम जो है वो यूनाइट हो गई। तो जो स्पेनिश थ्रेट था,
स्पेन वाले कैथलिक्स थे और जो एलिज़ाबेथ थी वो प्रोटेस्टेंट थी। तो कैथलिक स्पेन जो है वो समझता था कि मजहबी तौर पे जैसे हमारे यहाँ शिया कंट्रीज़ और सुन्नी कंट्रीज़ एक दूसरे से लड़ना फ़र्ज़ समझते हैं, इस तरह स्पेन वालों को लगता था कि हम इस पे अटैक करेंगे। तो जो एक कैथलिक स्पेन का एक मुस्तकिल किस्म का थ्रेट था, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा यूनिटी आई और उसको स्पेनिश आर्मडा की शिकस्त हुई 1588 में, और उससे एक तो इंग्लिश जो नेशनल आइडेंटिटी है और एक जो प्रोटेस्टेंट आइडेंटिटी है उसको बड़ी एक पावरफुल सेंस ऑफ इंग्लिश आइडेंटिटी मिली। उन्होंने कहा कि हमारी जो है वो इंग्लिश जो आइडेंटिटी है। उसके बाद पार्लियामेंट्री टेंशन स्टार्ट हुई। अब जो एलिज़ाबेथ है वो बेसिकली हार्मनी मेंटेन करके रखती थी, लेकिन फिर भी क्राउन और पार्लियामेंट जो है उनके दरमियान में एक लड़ाई चलती रहती थी। अब क्राउन जो था वो बादशाहत मेंटेन करना चाहता था, पार्लियामेंट जो है वो अवामी हुकूमत के हक में थी। तो पैसों के सिलसिले में, रिलीजियस पॉलिसीज़ के सिलसिले में उसके ये जो ये मैरी हैं ये क्वीन ऑफ स्टुअर्ट थी। तो स्टुअर्ट्स के दरमियान जो है वो एक इशू चलता रहता था। अब पैट्रोनेज सिस्टम आया। एलिज़ाबेथ और जो उनके कोर्टियर्स हैं उन्होंने क्या किया, जैसे कि सिडनी, सर फिलिप सिडनी हैं जो अर्ल ऑफ लेसेस्टर हैं, वो बड़े ही लेविश पैट्रन्स थे लिटरेचर के। लिटरेचर पे सारी चीज़ों का क्या इफेक्ट हुआ कि चूँकि एक सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट हो गई, स्टेबलाइज हो गई, कुछ हार्मनी आया, कुछ पीस आया, तो लिटरेचर ने फ्लरिश करना शुरू कर दिया। और उसमें जो कोर्टियर थे, सर फिलिप सिडनी का बड़ा नाम है, जिन्होंने बहुत ज़्यादा पैट्रनाइज़ किया, उन्होंने बहुत ज़्यादा पैसे दिए, उन्होंने स्पेस दी उन पोइट्स को, प्ले राइट्स को, प्रॉज राइटर को, और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा लिटरेरी एक्टिविटी स्टार्ट हुई। अच्छा, उसके बाद एक स्टुअर्ट पीरियड भी है जो 1603 से लेकर 1649 तक था, जो कि जेम्स वन के दौर में स्टार्ट हुआ, और उसके बाद जो है वो 1660 में रेस्टोरेशन आई, 1649 से लेकर 1660 तक इंटररेजिनम पीरियड था, तो वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल हमारा जो 1603 पीक है, 1603 के बाद स्टुअर्ट पीरियड जो है वो बहुत ही शदीद टर्मोइल वाला था, तो उसको तकरीबन रेनेसां का वो चूँकि टेल है, फॉल है, तो उसको हम पीक रेनेसां में कंसिडर नहीं करते, उसको हम बाद में अलग से एज ऑफ मिल्टन में कवर करेंगे। तो ये आपने इसकी पॉलिटिकल फाउंडेशन जो है वो अच्छी तरह से याद कर लेंगे।